हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिकल और सिविल के बच्चों के लिए सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है। उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ें, हमें ये जान लेना जरूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। देखिए, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन एक बड़े सिंपल तरीके से कह देता है कि इट इज ए पॉइंट, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार माना जाता है कि वहां पर कार्य कर रहा है। अगर कोई सपोज करिए एक फुटबॉल है, तो आप कहेंगे फुटबॉल का सारा वेट कहाँ पे काम कर रहा है? फुटबॉल के सेंटर पे काम कर रहा है। अर्थ का सारा वेट कहाँ पे है? अर्थ के सेंटर पर है। किसी क्यूब का सेंटर कहाँ पर है? सारा का सारा वेट कहाँ पर काम कर रहा है? तो क्यूब के अंदर जो डायगोनल है उनके सेंटर पे काम कर रहा है। किसी सिलेंडर का सेंटर कहाँ काम कर रहा है? तो सिलेंडर का सेंटर सिलेंडर की एक्सिस के मिड पॉइंट पर होगा। सो एक ऐसा पॉइंट, हर बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस वेट बॉडी का सारा वेट कार्य करता है। सो अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारा का सारा वेट काम करता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए फिक्स पॉइंट। अब ये बात आपको समझनी जरूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस मोबाइल फोन को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके थिकनेस पे, अगर मैं यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर दूं, तो इसके डायगोनल को ड्रॉ करने पर इसके सेंटर से इसकी थिकनेस की आधी डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब मैं अगर ये क्यूब ले लूं, तो इस क्यूब का जो सेंटर होगा, इस कोने को इस कोने से मिलाने पर जो डायगोनल बनेगा, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाने पर जो डायगोनल बनेगा, वहां पर इसका सेंटर होगा। लेकिन इस तरीके से रखने पर भी सेंटर वही होगा, इस तरीके से रखने पर भी सेंटर वही होगा, और ऐसे भी रखने पर सेंटर वही होगा। मेरे पास में एक पेपर वेट है, पेपर वेट को आप ऐसे रखेंगे, सेंटर इसका भीतर की ओर होगा। पेपर वेट को आप ऐसे रखिए, ऐसे करके रखिए और उल्टा करके रख दीजिए, तब भी इसका सेंटर वहीं पर होगा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जाता है, वह एक स्थिर बिंदु होता है, वो एक फिक्स पॉइंट बॉडी में होता है। विभिन्न किताबों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG से भी डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप कैपिटल G से भी डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कुछ ऑथर्स केवल C से भी डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वो ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली इसको कैपिटल G, CG या C से डिनोट करते हैं। प्रैक्टिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ मास आर कंसीडर्ड सेम। यहाँ पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है। सामान्यतः ये होता है कि मेरे पास में ये पेपर वेट है, पेपर वेट का वेट मान लेते हैं कि करीब ये 300 ग्राम का पेपर वेट है। तो इसका जहां पर भी सेंटर ऑफ मास है, पूरे द्रव्यमान का जो केंद्र है, सेंटर ऑफ मास, वहीं पर इसका सेंटर ऑफ वेट है, यानी उसी जगह पर mg नीचे की ओर काम कर रहा है। इसके भीतर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इसका सारा का सारा सेंटर ऑफ मास काम कर रहा है। तो उस मास को अगर स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो mg बन जाएगा, एंड mg इज द वेट जो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो अब होगा क्या? तो ये ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम है। इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है, और आज इस क्लास को करने के बाद इसमें जितने बच्चे इस क्लास को पढ़ रहे हैं वो सब समझ जाएंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रैक्टिकली सेम है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, भले काल्पनिक तौर पर ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो। कैसे? ये एक हॉरिजॉन्टल बॉडी है। अगर ये हॉरिजॉन्टल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वेट नीचे की ओर काम करेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल की जगह मैंने इसको एक वर्टिकल बॉडी कर दिया, एंड इट इज अ वर्टिकल बॉडी। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, वहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब सपोज करिए कोई एक बॉडी ऐसी है जो बहुत लंबी है, जिसकी लंबाई बहुत अधिक है। मान लीजिए एक ऐसी कोई बॉडी है जो अर्थ के ऊपर ऐसे खड़ी है, 300, 400, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लंबी बॉडी है। तो आपको पता होगा कि स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
की वैल्यू घटती है जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर की अप्लाइड फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं अर्थ की सरफेस से, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। चूंकि ये बॉडी एक यूनिफॉर्म है, मान लीजिए 15 किलोमीटर लंबी एक बॉडी है, एक समान रूप से है, इसका सेंटर ऑफ मास इसकी लंबाई के आधे पर होगा। लेकिन चूंकि जी का मान एक समान रूप से नहीं घट रहा है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर है, इसलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो स्मॉल जी का जो सेंटर होगा, वो मिड पॉइंट से इसका नीचे की होगा। अब आप समझ गए हैं कि अगर बहुत लंबी बॉडी है, कोई वर्टिकल बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। सो देयर मे बी सम डिफरेंस, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक बड़ी काल्पनिक स्थिति है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम एक ही जगह पर मानें। यहाँ पर एक बात और समझिए, ये जरूरी नहीं है कि जहां पर सेंटर ऑफ मास हो, जहां पे द्रव्यमान का केंद्र हो, वहां पर द्रव्यमान भी हो। ये कौन सी बात हो गई? जहां पे द्रव्यमान का केंद्र हो वहां पर माल भी हो, वहां पर मटेरियल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे? फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर हवा महल होता है, वहां पे सेंटर होता है और सेंटर में तो हवा है, तो जहां पर सेंटर ऑफ मास है, जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहां कोई मटेरियल नहीं है। दूसरा, रिंग, रिंग में सेंटर पे रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर, रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर, और सेंटर पे क्या है? कैविटी है, सेंटर पे खाली है। सो जरूरी नहीं है कि जहां पे सेंटर ऑफ मास हो, जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, वहां पर मटेरियल भी हो। ये बात तो कर लीजिए। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी ऐसे रखी है, बॉडी ऐसे रखी है, बॉडी ऐसे करके रखी है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि बॉडी किस प्रकार से रखी गई है। दूसरी बात कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होती है, ये शेप पे डिपेंड करती है और बॉडी के साइज पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये मेरे हाथ में 1 फीट लंबा स्केल है और 1 फीट लंबा स्केल का जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो जाहिर सी बात है यहाँ से 15 सेंटीमीटर या 6 इंच पर होगा। अगर ये एक 6 इंच का स्केल होता तो सेंटर ऑफ मास नीचे से 3 इंच पे होता। ये वाला 1 फीट का है तो सेंटर ऑफ मास नीचे से 6 इंच पर होगा। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति है, बॉडी के शेप, शक्ल, डिजाइन इत्यादि पर निर्भर करती है। आगे हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड इट मे नॉट एग्जिस्ट इन द बॉडी। वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जहां पे अगर रिंग ले लिया तो रिंग का जहां पर भी सेंटर होता है, वहां पर रिंग के सेंटर पर मटेरियल नहीं होता, रिंग के सेंटर पे हवा महल होता है। दैट मीन्स जहां पर भी सेंटर होगा, जहां पर सेंटर ऑफ मास है, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर मटेरियल हो। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। अब यहां पर बच्चों एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है, सेंट्रोइड। और आपको बता दें कि सेंट्रोइड को हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। परि, कंप्यूटर पे लिखना थोड़ा सा वो होता है, तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि मैं सुंदर सी हैंड राइटिंग में इसको लिख पाऊँ। एंड दिस इज परिकेंद्र। सेंट्रोइड को परिकेंद्र कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको अब हम प्रैक्टिकली सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं, किस प्रकार से भिन्न होता है परिकेंद्र सेंट्रोइड से। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो टर्म है, ये किन के लिए लिया जाता है? ये ठोस वस्तुओं के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज यूज्ड फॉर सॉलिड्स। किन के लिए? जो वस्तुएं ठोस हैं, उनके लिए हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वस्तुएं ठोस नहीं है, उनका क्या दोष है जी? उनके लिए क्या करेंगे? तो अगर हमसे कहा जाए, सपोज करिए इस सरफेस का, अब मैं क्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्यूब के लिए एक फेस है, इस फेस का सेंटर कहाँ है? आपने एक रॉड ली, एक रॉड, उस रॉड को बीच में से काट दिया, तो देखेंगे कैसे? तो कैसी दिखाई पड़ेगी? सर्कल दिखाई पड़ेगा। तो सर्कल दिखाई पड़ेगा, तो उसका सेंटर कहाँ है? तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि एक प्लेन का, एक सरफेस का, एक सतह का
एक तल का अगर आपको सेंटर निकालना हो तो तल के सेंटर को कहते हैं परिकेंद्र या सेंट्रॉइड कहते हैं। सो थिन सर्फेसेस हैव नेग्लिजिबल मास, और ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए एक प्लेट है, एक कागज का टुकड़ा है, तो अगर ये एक कागज का टुकड़ा है और हमसे कहा जाए इसका सेंटर कहाँ है, तो इसमें थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसकी जो मोटाई है वो नगण्य है। अब मोटाई अगर निगण है तो मान सकते हैं कि इसकी थिकनेस भी नेग्लिजिबल है, इसका वेट भी नेग्लिजिबल है, और इसका जो सेंटर होगा वो सेंट्रोइड कहलाता है। सो एरिया ऑफ द थिन सरफेस, पतली सतह का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के केंद्र को हम सेंट्रोइड कहते हैं। और आपको बता दें कि जो भी हम लोग आगे सवाल पढ़ेंगे, बीम के क्रॉस सेक्शंस पढ़ेंगे, आपको मैकेनिकल के बच्चे हैं तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिविल के बच्चे हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमको सेंट्रोइड की जरूरत पड़ने वाली है। तो सेंटर और सेंट्रोइड का फर्क समझ लीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठोस के लिए होता है, सेंटर ऑफ मास ठोस के लिए होता है, और सेंट्रोइड यानी परिकेंद्र पतली सतह के लिए होता है, केवल एक सतह सरफेस के लिए, तल के लिए होता है, समतल के लिए होता है। Therefore, point of surface where whole area is assumed to be concentrated is known as the centroid. इसलिए सेंट्रोइड किसी भी सतह के उस केंद्र को सेंट्रोइड कहते हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु को सेंट्रोइड कहते हैं जिस बिंदु पर वो संपूर्ण क्षेत्रफल का जहां पर केंद्र होता है। तो अगर हमने ये कागज लिया तो इस कागज का सेंटर यहाँ कहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया L/B इसका क्षेत्रफल हो गया। एरिया कैसा आएगा, ये डायगोनल काट देंगे, जहां पर सेंटर आएगा, और इस जगह पर अगर सेंटर है तो यही इस समतल का सेंट्रोइड है, यही इस समतल का परिकेंद्र है। बात सबको समझ में आ गई? नो, तो अगली बात देखते हैं। सेंट्रोइड ऑफ द एरिया मे नॉट लाई ऑन द सरफेस। ये लाइन दोनों जगह देखे है कि किसी का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी में नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पर भी है। कैसे? अगर अंग्रेजी का बच्चों सी अक्षर बनाया जाए तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो यहाँ कहीं होगा, और अगर आपने अंग्रेजी का सी अक्षर बनाया है, मान लीजिए एक हमने इस तरह से एक सरफेस ले ली गई है और इसका सेंटर यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी मटेरियल यहाँ पर नहीं है। जो आपने एरिया कैलकुलेशन किया है, जिसको मैं हैच कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपके कैलकुलेशन में आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है। तो जिस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी जगह पर हो सकता है जहाँ पे मटेरियल नहीं है, इसी तरह सेंट्रोइड परिकेंद्र ऐसी जगह पर स्थित हो सकता है जहाँ पे कोई क्षेत्रफल नहीं है। मेरे ख्याल से अब दोनों के अंतर आपको क्लियर हो गए, और अगर आपसे वाइवा में इसके बारे में अंतर पूछ लिया जाए तो ये स्लाइड आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र, सेंट्रोइड परिकेंद्र, इनके बीच में तुलना की गई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा बिंदु जो ठोस के अंदर होता है। देखिए ठोस की प्रॉपर्टी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड, ये ठोस वस्तु की प्रॉपर्टी है, और जहां पर उसका संपूर्ण भार, टोटल वेट जहां पर कार्य करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठोस वस्तु का गुण होता है जहां पर उसका संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जाता है। ठीक इसी तरीके से सेंट्रोइड है, ये किसी सतह का गुण होता है, ये किसी समतल का गुण होता है, और जहां पर उस समतल का संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित माना जा सकता है, अर्थात उस सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल का जहां पर केंद्र होता है, उसको हम सेंट्रोइड या परिकेंद्र कहते हैं। अब इसके बाद अब हम कुछ सरफेसेस के जी की पोजीशन को देखेंगे। सेंट्रोइड को भी बच्चों हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल जी और सी से डिनोट करते हैं। तो जैसे चाहे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, चाहे वो सेंट्रोइड हो, सी जी या कैपिटल जी या सी से डिनोट इसको किया जाता है। तो सॉलिड के बारे में पहले देखते हैं, इनके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सवालों के लिए आपके लिए आवश्यक है। नंबर 1, सिलेंडर। अगर सिलेंडर है, सिलेंडर की लंबाई h है, सिलेंडर का रेडियस r है, तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठोस है ये, तो यहाँ पर जो इसका अक्ष है, इस अक्ष पर यहाँ होगा, जो कि इस h लंबाई के आधे पर स्थित होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, आप सबको पता है। स्फीयर, ठोस गोले को स्फीयर कहते हैं। अब इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ से इस किनारे से
सेंटर पर यहाँ होगा। अगर इसको ओरिजिन आप मान लीजिए x और y का, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट r,0 हो जाएंगे। तो ये इसका जो सेंटर होगा यहाँ से एक सरफेस से r डिस्टेंस पर सेंटर पर होगा। और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। आप तो राजा बेटा, आपको सब पता है। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर अर्ध गोला, आधा गोला। अगर ठोस है बीच में से काट दीजिए तो एक तरफ तो गोला निकलेगा, एक तरफ पूरी एक सतह निकलेगी, जो कितना एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका तो वॉल्यूम तो हो गया, इस वाले वॉल्यूम को अगर आधा कर दोगे तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। लेकिन जो इसका सेंटर होता है फ्लैट सरफेस, अगर मैंने ठोस गोला यहां से काट दिया तो फ्लैट सरफेस के सेंटर से, यानी पूरे सर्किल का जो सेंटर है यहां से x डिस्टेंस पर होगा, एंड दिस वैल्यू इज 3r/8। ये आपको बच्चों याद करनी पड़ेगी क्योंकि सवाल में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। कोण, अगर ये कोण है तो कोण का वॉल्यूम तो आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर h/3, और कोण का जो सेंटर होता है उसके एक्सिस पर होता है, और अगर ये ठोस है तो h/4 पर होता है, और अगर ये हॉलो है तो h/3 पर होता है। लेकिन ये जो दूरी है ये आधार से नापी जाती है, और चित्र में भी आपको यह दूरी आधार से नापती हुई दिखाई जा रही है। इसी तरह अगर ये पिरामिड है तो पिरामिड के केस में भी आप देख सकते हैं, ये पिरामिड की लंबाई चौड़ाई है तो ये इसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, और h/4 इसका ये हाइट वाला, तो सेम फार्मूला यहाँ पर आ जाता है ठोस के केस में। जब आप समतल के केस में देखते हैं, ये देखिए एरिया बना हुआ है रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, एरिया a स्क्वायर, यहाँ से भी a/2, यहाँ से a/2, यहाँ से भी a/2, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बराबर है। हमने इसको ओरिजिन ले लिया, इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, तो ये x/2 और ये वाली वैल्यू भी y/2। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये a है और ये b है, एरिया हो गया a/b, ये हो गया एरिया a/b। उसके बाद अगर हमने इसको ओरिजिन ले लिया है तो ये वैल्यू हो जाएगी a/2, x की वैल्यू a/2, ये वैल्यू y हो जाएगी, दिस इज b/2। सो ये दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट निकालना आपको पता होना चाहिए, बिना कोऑर्डिनेट निकालने के तरीके को समझे हुए आप इन सवालों को बेटे, आसान सवाल भी आपको फिर मुश्किल लगने लगेंगे। सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर सबको पता है, और अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, इस जगह को ओरिजिन मान लिया, तो ये भी r हो जाएगा और ये वैल्यू भी r हो जाएगी। सेमी सर्किल, ये याद कर लीजिएगा, सेमी सर्किल बार बार यूज होगा। सेमी सर्किल है तो ये एरिया तो जाहिर सी बात है इस एरिया का आधा हो जाएगा, लेकिन इसका सेंटर श्रीमान जी कहाँ होंगे? अगर सेंटर, पहली चीज तो सेमी सर्किल है तो ये डायमीटर हो गया, सेंटर यहाँ होगा, और ये जो दूरी है ये वाली दूरी, दिस इज 4r/3 पाई। आज एक न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी होगा ये 4r/3 पाई। और राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वाली बात समझ लीजिएगा भैया एक बार जोर से, कि अगर ये ओरिजिन है, ये a है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सेंटर होगा उसका x कोऑर्डिनेट इस आधार b का 1/3 होगा, अर्थात b/3। ऊंचाई इसकी h है तो आधार से ये सेंटर की जो ऊंचाई होगी वो होगी h/3, अर्थात ऊपर से 2/3, नीचे से 1/3, यहाँ से 2/3, यहाँ से 1/3, यहाँ पे इसका सेंटर होगा जो कि यहाँ से b/3 और यहाँ से h/3 पर सेंटर होगा। एरिया आप सबको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये सारी बातें आपको अब पता लग गई। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। सो ग्रेविटी मेथड, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटी मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या कैपिटल जी कैसे निकालते हैं। देखिए एक रॉड है, ये रॉड का अपना वेट है, रॉड को हमने एक फिक्स जगह पे धागे से बांध के लटका दिया है। सपोज करिए जब हमने धागे को जहाँ पे बांधा है ये वाला पॉइंट इस तरफ किनारे की तरफ कहीं होता, तो बच्चों क्या होता, ये बी वाला सिरा नीचे की तरफ होता और ए वाला सिरा ऊपर की तरफ होता, ये बी वाला सिरा नीचे की तरफ हो जाता और ए वाला सिरा ऊपर हो जाता। अगर मैंने धागा इस तरफ बांधा होता तो क्या हो जाता, रॉड का जो ए वाला सिरा है, रॉड का ए वाला सिरा नीचे होता और बी वाला सिरा ऊपर हो जाता। अब हमने इसको बांधने वाली जगह को शिफ्ट करते करते ऐसी जगह ले आए कि रॉड कैसी हो गई,
रॉड हो गई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जिस जगह पर आपने अब रस्सी बांधी है, इस किनारे से वो दूरी निकाल लीजिए और वो दूरी पर जो होगा और इस थिकनेस का जो सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रॉड। अब अगला देखिए, ये तो ठोस था, अब ये समतल पे आई, जरा इसका सेंटर कैसे निकालते हैं। ये तो कोई एक बड़ी रेगुलर सी फिगर दी, जैसे किसी कंट्री का नक्शा ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, इसका भी तरीका है। क्या तरीका है देखते हैं। सबसे पहले आप ये करिए कि यहाँ पे आप ए पॉइंट पर आप एक होल कर दीजिए। इस सरफेस को पहले कैंची से आप काट लीजिए, कागज पे मान लीजिए बनी, कैंची से आपने काट लिया। उसके बाद किसी दफ्ती पे इसको चिपका दीजिए और फिर दफ्ती से चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा वाली दफ्ती भी निकाल दीजिए। तो अब आपको दफ्ती के ऊपर जो चिपका हुआ कागज है वो इस शक्ल का आपको कागज दिखाई पड़ेगा, जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपने यहाँ पे कर दिया एक होल, और होल करने के बाद यहाँ पर आपने एक कील लगाई और कील लगाने के बाद इसको लटका दिया और ऐसा देख लिया कि कील लगाने में फंस ना रहा हो, बिल्कुल फ्री हो और फ्री बिल्कुल लटका हुआ है। इस जगह पर आपने छेद करके दीवार में कील गाड़ी, उसको लटका दिया दीवार या बोर्ड में। अब यहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो आपने ए बी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब आप इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब इसको आप ऐसे लगाइए कि सी वाला पॉइंट यहां पर आ जाए। तो सी वाली जगह पर आप छेद कर दीजिए और सी वाली जगह पर वहां आपने कील पहले से रखी थी, अब सी से इसको लटका दीजिए। जब इसको आप सी से लटकाएंगे तो फिर से आप एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। तो मान लीजिए अगर सी आपने यहाँ रखा, मैं यहाँ बना देता हूँ, आपने ये सी रखा और ये, तो सी से आप फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये ए बी वाली लाइन आपको पहले से मिली गई थी। इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगे, दिस इज द पॉइंट बी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां भी काटेंगे ये इस समतल का सेंट्रोइड कहलाएगा। सबको समझ में आ गया। और पहचान ऐसी है कि अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट में इस बार एन पर अगर छेद किया और एन से लटकाएंगे तो एन से अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसी पॉइंट से गुजरेगी जहां पे इन दोनों का कटान पहले हो चुका था। इसका मतलब कि आपका प्रयोग बिल्कुल सही है। सो दीज टू मेथड्स, इसमें हमने एक सॉलिड का सेंटर निकाला, इसमें एक समतल का निकाला, एरिया वाले मेथड से निकालेंगे। सो दीज टू मेथड्स आर नोन एज द ग्रेविटी मेथड। अब बता दें कि इस सेंटर की हमको सेंटर सही मिला है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहचान का भी तरीका है। इस बार यहाँ पे छेद करिए और जो कील तुमने लगाई थी वहां पे इस वाले जगह छेद को कील में लगा दीजिए और इसको चक्री को घुमाइए। चक्री को घुमाइए, ये घूमता जाएगा और घूमते घूमते जहां भी चाहेंगे वहां पर ये रुक जाएगा। अगर अनबैलेंस होगा तो किसी एक जगह ही हमेशा रुकेगा, लेकिन अगर किसी भी जगह रोक देंगे और वो वहीं पे खड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर आपको प्राप्त हो चुका और सही सेंटर आपको मिला।